हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। हम अभी जो श्रृंखला चला रहे हैं अपनी सल्तनत कालीन इतिहास की, उसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी तक और खिलजी वंश तक का इतिहास जान लिया है। उसका अध्ययन हम कर चुके हैं, उसके ऊपर हम एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। अब हम आज अपना तुगलक वंश शुरू करने जा रहे हैं, जिसने सल्तनत काल पे सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन किया है। ये तुगलक वंश 1320 से लेके 1412 तक का शासन है इसका। इसका पहला सुल्तान है गियासुद्दीन तुगलक, जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिसने 1320 से लेके 1325 यानी 5 वर्ष दिल्ली पे शासन किया। और जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक मकबरा बना है और यहाँ से तुगलक का जो शैली है स्थापत्य कला में, वो भी हम जानेंगे थोड़ी बहुत। और जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो इसका गहन विश्लेषण भी करेंगे। इसको तुगलक बैटर बोला गया है। किसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जो दीवारें हैं ये इंक्लाइंड हैं, थोड़ी सी झुकी हुई हैं, एक तरफ गुम्मद बनी है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा स्थापत्य है वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होने लगता है। तो हम अपना शुरू करते हैं सत्र आज का, गियासुद्दीन तुगलक। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, उसका भी हम कुछ चर्चा करेंगे। निज़ामुद्दीन औलिया और सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा कि दिल्ली अभी दूर है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध एक कहावत है, दिल्ली अभी दूर है। लेकिन हम जानते हैं कि ये इसका उदय कहाँ से हुआ, इसका इतिहास क्या है और ये इतनी प्रसिद्ध क्यों है ये कहावत। तो मैं आपको एक घटना का बता देता हूँ, थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली का मानचित्र है। दिल्ली का जो मैप है, इसमें इसके दक्षिण पूर्वी में ये 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इसमें से ये जो बीच वाली बिंदु है तुगलकाबाद फोर्ट है, तुगलकाबाद का किला है। इस तुगलकाबाद को ही गियासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। और दिल्ली अभी दूर है, ये कहावत वहाँ से निकली जब गियासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल अभियान से लौट रहा होता है और ये निज़ामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में प्रकट होने का आदेश देता है। और उसको बोलता है, निज़ामुद्दीन औलिया को बोलता है कि जो आपने 5 लाख टंका उधार लिया था, या जो खुसरो शाह ने, जब हमने अलाउद्दीन खिलजी का जो अंत देखा था और जब खिलजी वंश का अंत देखा था, तो देखा था कि किस तरह से खुसरो शाह जो है वो 5 लाख टंका निज़ामुद्दीन औलिया को भेंट दे देता है। तो अब क्योंकि पूरा जो राजकोष है वो पूरा रिक्त है, पूरा खाली है, तो गियासुद्दीन तुगलक आदेश देता है निज़ामुद्दीन औलिया को कि वो जो 5 लाख टंका दिया गया है वो उसको राजकोष में वापस जमा कराए। जिस पे निज़ामुद्दीन औलिया असहमति व्यक्त कर देते हैं और कहते हैं कि वो जो कोष से जो मुझे भेंट दी गई थी, वो तो मैंने अपने दरबार में जितने गरीब लोग आते थे उनके खान पान में या उनके रख रखाव में खर्च कर दिया, और उसके बाद अब कुछ नहीं है देने के लिए। तो इस पर जो है दोनों के बीच विवाद होता है, मतभेद हो जाते हैं सुल्तान और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच। और सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली प्रकट होने का, दिल्ली दरबार में आने का आदेश दे देते हैं। और जब वो लौट रहे होते हैं बंगाल अभियान से, तो उस समय इनको ऐसा मैसेज मिलता है निज़ामुद्दीन औलिया को कि आपको सुल्तान ने दिल्ली के दरबार में प्रकट होने का आदेश दिया है। तो ये बोलते हैं फारसी में, हुनूस दिल्ली दूरस्त। हुनूस दिल्ली दूरस्त का मतलब है कि सुल्तान से कहो जाके कि दिल्ली अभी दूर है। और जैसा ही जब हम आगे देखेंगे कि सुल्तान का अंत किस तरह हुआ, तो वो जो गियासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली पहुंच नहीं पाता, और उससे पहले ही उसकी अफ़गानपुर में, दिल्ली से कुछ 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो तब से ये कहावत इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब है कि वो दिल्ली पहुँच नहीं पा रहा, और ये जो कहावत है यहीं से इतनी प्रसिद्ध हुई है। तो ये इसका एक इतिहास है, दिल्ली अभी दूर है। इसके अलावा हम देखते हैं, इसने जो तुगलकाबाद का जो किला बनाया, ये आपको मानचित्र दिखा रहा हूँ मैं, इसमें तुगलकाबाद का किला है। और इसके बारे में भी निज़ामुद्दीन औलिया ने एक तरह से, इसको हम बोलते हैं कि कर्ज किया है, इसको अभिशाप दिया है और बोला है, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर। या रहे उज्जर मतलब या तो ये उजड़ा पड़ा रहेगा, और या बसे गुज्जर, यानी कि यहाँ पे जो है एक तरह से खाना बदोश जो मवेशी हैं वही यहाँ पे रहा करेंगे। मतलब यहाँ पे इंसानों का इतनी बस्ती नहीं बसेगी। तो अभी आज भी हम अगर देखते हैं तो तुगलकाबाद का जो इलाका है वो इतना ज़्यादा बसा नहीं है दिल्ली में। और ये तुगलकाबाद का जो किला है ये सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के क्योंकि इतने मतभेद थे,
तो जब ये बनवा रहे थे तुगलकाबाद को, तो इसको भी निज़ामुद्दीन औलिया जो है शापित कर देते हैं। तो ये तुगलकाबाद और दिल्ली अभी दूर है, ये दो घटनाएं घटी हैं सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच। अब हम अपना शुरुआत करते हैं तुगलक वंश और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं। तुगलक वंश की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो तुगलक शब्द है, इसका जो मूल है ये कुछ अस्पष्ट है। इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ स्पष्टता से बताया नहीं गया है इतिहासकारों द्वारा। लेकिन जो एक मोरक्को से यात्री आया था इब्न बतूता, उसने हमें बताया कि जो तुर्क है ये जाति के करौना कबीले से संबंध करते हैं। करौना कबीला है, वहाँ से संबंध करते हैं। और मार्को पोलो जो कि 13वीं शताब्दी में आया था, जैसा कि ये पीछे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अपने दरबार में जाके बताता है भारत के बारे में। तो मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी में आया था वो बताता है करौना तुर्क के बारे में। करौना तुर्क के बारे में वो बताता है कि ये वो हैं जिनके पिता तातर हैं, तातर यानी कि मंगोल है पिता, और माता उनकी भारतीय हैं या फिर गैर तुर्क हैं। तो जो ऐसी संतानें जिनकी माताएं या तो भारतीय हों या फिर गैर तुर्क हों और इनके पिता जो है मंगोल या तातार हों, तो वो हैं करौना जाति। और सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों में तुगलक जो है वो तीसरा वंश है। जैसे हमने देखा पहले मामलुक वंश था, उसके बाद खिलजी वंश था, अब ये तीसरा वंश तुगलक है। और ये अंतिम तुर्की वंश है, ये अंतिम तुर्की वंश है। मतलब इसके बाद अभी जो शासन जाएगा वो तुर्की के हाथों से, तुर्की राजवंश के हाथों से निकल के अब अफगानों के हाथ में चला जाएगा जब सैयद और लोदी आएंगे। तो ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश भी है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश अगर पूछा जाए तो खिलजी है, और सबसे ज़्यादा समय तक अगर शासन करने वाला वंश पूछा जाए तो वो तुगलक है। अब गियासुद्दीन तुगलक जो है, इसके बारे में हमको पढ़ने का जो स्रोत है वो है तुगलकनामा, जो कि हमने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था अमीर खुसरो द्वारा रचित आखिरी मसनवी है। तो एक खुसरो द्वारा रचित आखिरी मसनवी तुगलकनामा, इससे हमको काफ़ी इसके बारे में अध्ययन करने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। इसके अलावा इब्न बतूता ने भी जो अपना वृतांत लिखा है, रहला नाम की पुस्तक, उसमें भी हमको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसका प्रारंभिक जीवन अगर देखें तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया था, और ये एक हिंदू जाट महिला का पुत्र है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये चीज़ हमेशा नोट करते रहनी है कि सल्तनत काल के इतिहास में कौन कौन से सुल्तान हिंदू महिला के पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निकलते हैं। अलाउद्दीन ने इसको सीमा रक्षक का पद दिया था। जब हमने देखा मंगोलों का किस तरह से आक्रमण हो रहा है और अलाउद्दीन ने एक स्थायी नीति अपनाई थी, तो उस समय अलाउद्दीन ने इसको सीमा रक्षक का पद दिया था। और खुसरो शाह की हत्या के बाद ये सिरी स्थित हज़ार सितून महल, सिरी में एक हज़ार सितून महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिरी स्थित में अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ हज़ार सितून महल है, वहाँ पे ही जाता है। लेकिन ये सिंहासन रूढ़ होने से पहले इस बात की जांच करवाता है कि अलाउद्दीन के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जीवित होगा तो ये उसको शासक घोषित कर देगा। और इसकी शासन करने में जिस तरह से ये आचरण हम देख रहे हैं कि किस तरह से जांच करवा रहा है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसकी शासन करने में इतनी ज़्यादा अभिरुचि नहीं है। और ये कहता है कि मेरे धनुष और बाण ही मेरे मुकुट और सिंहासन है। इसका मतलब ये एक योद्धा ज़्यादा है, और अपने आप को सुल्तान बनाने की जगह ये एक योद्धा रह के, और इस तरह से ये सुल्तान की पदवी की जगह एक योद्धा की जो भूमिका है वो निभाना ज़्यादा पसंद करता है। और अंततः गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक शाह गाजी का खिताब धारण कर सिंहासन पे बैठता है। तो गाजी मलिक, अब हम देख रहे हैं गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान है। तो ये हमको याद रखना, गाजी की पदवी इसने क्यों धारण की थी, क्योंकि इसने मंगोलों से 29 बार युद्ध किया, उनको हराया है, और उनको हराने और युद्ध करने के बाद ही ये गाजी की पदवी धारण करता है, और ये अपने नाम के आगे गाजी जोड़ने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान है। अब इसकी कुछ प्रारंभिक समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे मैंने आपको बताया, खुसरो शाह ने बहुत ज़्यादा धन लुटा दिया था अपने को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करने के लिए। तो ये खुसरो शाह जो द्वारा अपार धन लुटाया गया, उसकी वजह से जो सरकारी खजाना है वो एकदम रिक्त है, पूरा खाली है। और बंगाल की भी स्वामी भक्ति पे संदेह है। जैसे हमने देखा था कि बंगाल बलबन के समय में बंगाल का जो सिंहासन है वो बुगरा खां के अधीन है, और अब उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगेगा। और हम आगे चल के देखते हैं, अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमने बंगाल का एक भी अभियान नहीं देखा, तो अब हम देखेंगे कि बंगाल को किस तरह से सीधे तौर पे दिल्ली में समाहित कर लिया जाएगा।
बर्नी इसके बारे में कथन बोलता है कि उसने कुछ दिनों में जो उपलब्ध किया वो उसे प्राप्त करने में दूसरे लोग वर्षों लगा देते। तो ये इसकी उपलब्धि के बारे में बता रहा है बर्नी कि इसने बहुत ही कम समय में, जैसे हम देख रहे हैं 5 साल का ही शासन है, तो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेगा, बहुत सारी प्रशासनिक सुधार ऐसे करेगा, उसके शासन से जनता को शांति और समृद्धि प्रदान की, ऐसा बर्नी बताता है हमें। अब इसकी कुछ आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के बारे में हम पढ़ लेते हैं और किस तरह से इसने कृषकों के कल्याण का विचार और उसके प्रति सही नीति अपनाई। और ऐसा करने वाला है दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जो कृषकों के बारे में सोच रहा है। और ये बहुत सारी नहरें अभी बनाना शुरू करता है और ये ऐसा प्रथम सुल्तान है जो नहरों के बारे में सोचता है। और जो खुद और मुकद्दम है उनके अधिकार लौटा दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनके सारे अधिकार जो है वो छीन लिए गए थे और जो मध्यस्थ जो वर्ग था उसका एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उसको दी गई थी। तो राजस्व सुधार की एक व्यावहारिक योजना ये बनाता है जिसको हम ऐसी योजना को हम अलाउद्दीन खिलजी की कठोर प्रणाली और उसके उत्तराधिकारियों की जो अत्यधिक उदार सौम्यता है उसके बीच का एक मध्य मार्ग मान सकते हैं, जिसे बर्नी बोलता है रस्म मियाना। रस्म मियाना का मतलब है कि प्रशासन संबंधी सभी कार्यों में एक संतुलन होना या मध्य मार्गी नीति का अपनाना, उसको रस्म मियाना बोला गया है और ये एक मध्य मार्ग पे चलता है। तो इसका जो राजस्व का जो सिद्धांत है और जो इसकी जितनी भी नीतियां हैं चाहे वो भू राजस्व से जुड़ी हों, ये गियासुद्दीन जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भू राजस्व और मंडी संबंधी नीति इसके पक्ष में ये नहीं था। तो इस दृष्टि से ये बलबन के सिद्धांतों के ज़्यादा करीब है। और गियासुद्दीन का मानना था कि किसानों से ऐसा व्यवहार किया जाए कि समृद्धि उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रलोभन ना दे और ना उन्हें भिखारी बना दिया जाए, क्योंकि उस परिस्थिति में वे खेती करना छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से भूमि मापन के आधार पर जो प्रति बिस्वा पर कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमने देखा, उसकी जगह ये उपज के साझे का नियम लाता है। उपज के साझे का मतलब है गल्ला बटाई, जो हम अभी जब हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरह से गल्ला बटाई और खेत बटाई, लंग बटाई, इसके बारे में। गल्ला बटाई केवल आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि उपज में साझा है, मतलब एक तरह से ऐसा नियम है कि अब जो उपज हो रही है उसको ही आधार बनाया गया है कि उसके ऊपर कितना कर लगाया जाए। तो अब इससे किसानों का एक तो क्या है बोझ हल्का होता है, किस तरह से कि अब उनको इससे सल्तनत को भी दो तरह के लाभ होते हैं, किसानों को भी लाभ होता है। किसानों को लाभ ये होता है कि जो उन्नत अब जो जैसे अकाल पड़ता है या कभी बाढ़ आ जाती है तो उसमें ज़्यादा उपज नहीं होती, तो उसके उपज के आधार पे ही अब उनको क्योंकि कर देना है। अगर मान लीजिए उपज केवल 100 टन हो रही है तो उसमें से उनको कर जो भी देना है 30%, वो 30 टन है। लेकिन यदि हम जो पहले जो कर लगा रहे थे जो हमारा प्रति बिस्वा के आधार पे था, तो जितनी ज़मीन आपके पास है उसके आधार पे कर लिया जा रहा था। और अगर उपज कम हो रही हो चाहे ना हो रही हो, लेकिन आपका कर जो था वो आपके ज़मीन के कितना मापन है उसके आधार पे था। तो उस समय कर, उस स्थिति में अगर अकाल पड़ता है और उपज नहीं होती है लेकिन कर आपको फिर भी ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो उस तरह से किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही थी किसानों के लिए। और अब मान लीजिए उपज कभी ज़्यादा हो जाती है तो उससे सल्तनत को भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसका एक लाभ ये भी था कि किसानों की जो उन्नत खेती है, उन्नत खेती से होने वाला जो लाभ है वो भी निश्चित किया गया। तो इस तरह से इसने गल्ला बटाई का नियम जो पहले चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी के, उसको फिर से लागू किया। और इसने राजस्व की वृद्धि के लिए 1/10 या 1/11 से ज़्यादा अधिक ना किया जाए प्रति वर्ष, इस कर को इससे ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, इसका भी इसने नियम जारी किया। और इसके साथ ही साथ इसने फवाजिल जो एक अधिशेष राजस्व होता है, मतलब जैसे खुद और मुकद्दम राजस्व जो वसूल हैं उनमें फवाजिल भेजना, मतलब अपने खर्च के लिए जो वो रख लेते हैं थोड़ा धन और बाकी जो बचता है वो कोष में, सरकारी कोष में जमा करा देते हैं, तो उसको फवाजिल कहते हैं। तो जब तक वो फवाजिल अदा कर रहे हैं, जब तक जितने भी इसके खुद और मुकद्दम हैं या जो भी बिचौलिए हैं वो जब तक फवाजिल अदा कर रहे हैं तब तक उनकी जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाता है। और भू राजस्व संकलन की जो इजारेदारी मतलब
टैक्स फार्मिंग टाइप की आप कह लीजिए, इजारेदारी की जो प्रणाली है उसकी ये भर्त्सना करता है, लेकिन ये इसकी एक मजबूरी भी है क्योंकि जो गवर्नर हैं वो सारे के सारे ठेके पर ही आधारित थे। लेकिन अब इसलिए क्योंकि ठेके पे आधारित है तो ये ऐसा नियम लाता है कि जब तक वो फवादिल देते रहेंगे तब तक कोई भी समस्या नहीं है और वो अपनी जो भी ठेकेदारी की जो कृषि है उसको चलाते रहेंगे। और ये ऐसा प्रथम सुल्तान था गियासुद्दीन जिसने कृषि और हस्तशिल्पों के महत्व को एवं कृषि का निरंतर विस्तार किए जाने की आवश्यकता को ही मान्यता प्रदान की है। और इसके लिए इसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। अब ये नहरें बनवाने वाला ऐसा प्रथम सुल्तान है। इससे पहले हमने नहरों का जिक्र नहीं देखा है, हालांकि हमने बहुत सारे हौज़े शमसी या हौज़े खास तरह के जो तालाब हैं वो देखे हैं। तो अब ये नहरें यहाँ से बनना, अब यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि नहर पे ध्यान देने वाला है, सिंचाई पे ध्यान देने वाला प्रथम सुल्तान कौन है। तो इस तरह से इसकी जो कल्याण है, इसका जो मानवतावाद है वो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था उससे भी थोड़ा सा बढ़ के है, और इसको इसने अधिक सकारात्मक और निश्चित तरीके से दोहराया और इसे लागू करने का प्रयत्न किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इसने और भी अन्य सैनिक सुधार किए हैं। अन्य सुधार जो इसके हैं उसमें से सैन्य सुधार हम पढ़ेंगे, डाक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो सैन्य सुधार में इसने क्या किया है, दाग और चेहरा की जो नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की वो इसने कठोरता से लागू की, और सैनिकों के प्रति उसका स्नेह उसके माता पिता से भी अधिक था, ऐसा हमको बर्नी बताता है। तो बर्नी हमको बोलता है कि जो इसका स्नेह है सैनिकों के प्रति, अब ये सैनिकों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और सैनिकों का जो कमीशन काटने की परंपरा थी उसको भी रोक देता है। तो जो मुक्ता होते थे वो सैनिकों की जो वेतन है उसमें से कुछ कमीशन काट लिया करते थे। तो इस प्रणाली को ये रोक देता है और उनके जो रजिस्टर हैं उनकी खुद ही जांच करवाता है, खुद ही देख रेख करता है, और घोड़ों की सरकारी व्यय से देख रेख शुरू की जाती है मुक्ताओं द्वारा। तो इस तरह से ये सैन्य सुधार भी करता है बहुत सारे। और डाक व्यवस्था जो हमने देखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह से डाक व्यवस्था को स्थापित किया था, और उस समय उसने घुड़सवारों को 7 से 8 मील की दूरी पर रखा था। लेकिन अब इस डाक व्यवस्था को एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इसको लागू करता है, और जो पूरा राज्य है इसका, उसमें पूरे राज्य में 2 से 3 मील की दूरी पर अब डाक चौकियाँ स्थापित करता है और वहाँ पे घुड़सवारों की नियुक्ति करता है, और सड़कों की भी सफाई करवाता है, और सड़कों को सफ़ा करा के उनका समतलीकरण करवाता है, और इसकी वजह से संचार सुविधा में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे कि जब इब्न बतूता आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो ये इसके डाक व्यवस्था की काफ़ी प्रशंसा करेगा, और इसकी जो डाक व्यवस्था है इससे सूचनाओं के साथ साथ कुछ ज़रूरी सामानों का भी आदान प्रदान चलता रहेगा। अब इसके हम कुछ अभियान देख लेते हैं। सबसे पहले इसने वारंगल पे अभियान किया है, और जिस तरह से दाहिनी तरफ आप ये मानचित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिल्ली है, और दिल्ली से किस तरह से ये एक रूट बनाया गया है देवगिरी होते हुए वारंगल की तरफ। ये काकतीय वंश का वारंगल है, जिसको हम आधुनिक तेलंगाना बोल सकते हैं। तेलंगाना और थोड़ा इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी है। तो ये अपने बेटे जौना खां जो है ये इसका पुत्र है, जिसको ये उपाधि देता है उलुग खां, और इसको युवराज घोषित करता है। आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। तो इसको युवराज घोषित कर ये तेलंगाना भेज देता है। तेलंगाना इसलिए भेजता है क्योंकि तेलंगाना का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव, अब उसने वार्षिक कर देना बंद कर दिया है। तो इस तरह से ये, अब क्योंकि देवगिरी तो हमने देखा था पहले ही सल्तनत के अधीन है, तो जिस तरह से ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो लाल रंग से जो मैंने दिखाया है, ये अभी सल्तनत का इतना सल्तनत के हिस्से में है, इतना ये पूरा, और जिसमें से ये राजपूत का जो शासन है नागौर और मेवाड़ का, ये अभी स्वतंत्र है, और बंगाल और नीचे जो हमारा काकतीय वंश है ये भी स्वतंत्र है। तो अब ये पहला अभियान भेजता है। सुल्तान की मृत्यु की अफवाह यहाँ पे फैल जाती है जब ये जौना खां यहाँ पे आक्रमण करने जाता है 1321 में। तो यहाँ पे सुल्तान की मृत्यु की अफवाह फैल जाती है। तो ये वापस चला जाता है सुल्तान की मृत्यु की अफवाह सुन के। इसको लगता है कि सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो ये वापस जाता है और देवगिरी में जाके शरण लेता है। और जब इसको पता चलता है कि सुल्तान ठीक ठाक है, क्योंकि डाक व्यवस्था अच्छी सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित थी, तो इसको इसकी खबर मिल जाती है कि सुल्तान ठीक हैं। तो ये अगले वर्ष फिर आता है 1322-1323 में, और
यहाँ का 5 महीने तक का घेरा डाला जाता है इस दुर्ग का, और इसके बाद प्रताप रुद्र देव जो है वो समर्पण कर देता है। तो प्रताप रुद्र देव जब समर्पण करता है तो इसको बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। जौना खां इसको दिल्ली भेज देता है बंदी बनाकर, लेकिन ये प्रताप रुद्र देव जो है ये मार्ग में ही आत्महत्या कर लेता है, और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया जाता है और इसको 9 जिलों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि वारंगल का नाम बदल के सुल्तानपुर रख दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ईस्टर्न गंगा जो मैंने लिखा हुआ है ये जाजनगर यानी उड़ीसा का शासन है। यहाँ पे जाजनगर का शासक है भानुदेव द्वितीय, और ये प्रताप रुद्र देव की सहायता करता है इस पूरे अभियान में। और इसलिए प्रताप रुद्र देव क्योंकि प्रताप रुद्र देव की सहायता करता है तो जौना खां जो है अब इसी मार्ग से आगे बढ़ता है और अपनी चढ़ाई करता है उत्तर पूर्वी की तरफ यानी उड़ीसा की तरफ। ये जैसे जाजनगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जाजनगर है और ये तेलंगाना है। तो अभी उसने जो मार्ग अपनाया है दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी, देवगिरी से फिर तेलंगाना काकतिया वंश, और यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है उत्तर पूर्वी। तो 1324 में भानुदेव द्वितीय के विरुद्ध ये अभियान करता है जौना खां, और इसने कुछ हिस्सा इसका विजित भी कर लिया था। राजमुंदरी, जैसा कि आप जानते होंगे आज आंध्र प्रदेश में इस स्थान पे राजमुंदरी है कहीं, तो राजमुंदरी पर इसने एक मस्जिद बनवाई है और वहाँ पे एक अभिलेख, एक प्रशस्ति मिलती है हमको जो उड़ीसा विजय का वर्णन करती है। जाजनगर पुराना नाम था, आज का नाम इसका अगर आप जानते हो तो उड़ीसा है। तो ये प्रशस्ति जो है इस उड़ीसा विजय का उल्लेख करती है, और इसमें इसको दुनिया का खां कहा गया है, मतलब दुनिया का विजेता कहा गया है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम उड़ीसा का अध्ययन करें तो उड़ीसा में नरसिंह चतुर्थ का जब शासन आता है तो नरसिंह चतुर्थ के शासन में एक पुरी अभिलेख है, पुरी यानी जगन्नाथपुरी का अभिलेख है। उसमें भानुदेव द्वितीय को जौना खां पर विजय का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये इसका जो उड़ीसा अभियान है वो कुछ हद तक सफल है। इसने हो सकता है संभव ये है कि कुछ हिस्से पे अपना आधिपत्य अपना जता लिया हो और कुछ क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र रह गए हों। तो हो सकता है ये उत्तरी जो क्षेत्र है जाजनगर का उड़ीसा ये स्वतंत्र हो और इसने दक्षिण पूर्वी हिस्सों पे अपना आधिपत्य जमा लिया हो। अब इनके समय में मंगोल आक्रमण होता है। जब हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफ़ी मंगोल आक्रमण हुए थे, लेकिन अब ये मंगोल पहला आक्रमण बहुत काफ़ी समय के बाद हो रहा है 1324 में। आखिरी मंगोल आक्रमण हमने देखा था दिल्ली पे हुआ है 1306 में। अब ये उसके बाद मंगोल आक्रमण हो रहा है 1324 में, और शेर मुगल के नेतृत्व में ये मंगोल सिंधु नदी पार कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंगोलों और सल्तनत की जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, और बर्नी ने भी हमें बोला था कि मंगोलों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सिंधु नदी पार करें। अब ये सिंधु नदी पार करते हैं, इनको लगता है कि शायद दिल्ली सल्तनत थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, लेकिन आक्रमणकारियों को बहुत बुरी तरह से हराया जाता है और उनको बंदी बनाया जाता है। तो यहाँ से मंगोलों का खतरा भी टल जाता है, और अब ये अपनी दृष्टि जो है बंगाल की तरफ मोड़ता है सुल्तान। वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया बलबन के जो वंशज हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और इस युद्ध में गियासुद्दीन बहादुर नाम का एक पौत्र है बलबन का, मतलब बुगरा खां का कोई पौत्र है, वो जीत कर गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन बलबन का दूसरा एक और पौत्र है जिसका नाम है नसीरुद्दीन दिल्ली से मदद मांगता है, और सुल्तान जो गियासुद्दीन तुगलक है वो अपने बड़े बेटे जौना खां को दिल्ली उसके अधीन सौंप के दिल्ली में एक मजलिस हुक्मरान की स्थापना करता है। मजलिस हुक्मरान कुछ नहीं है, काउंसिल ऑफ रीजेंसी है, एक तरह से मंत्री परिषद है। एक मंत्री परिषद की स्थापना करता है और जौना खां को उसका अध्यक्ष चुन के जौना खां के अधीन दिल्ली को छोड़ के उसके नियंत्रण में छोड़ के ये बंगाल के अभियान पे चला जाता है गियासुद्दीन तुगलक। तो ये बंगाल के अभियान में जाके बहादुर को हराता है और लखनौती पे अधिकार कर लेता है। लखनौती जैसे कि आप इस मानचित्र में देखिए तो यहाँ पे ये है लखनौती, उत्तरी भारत में, उत्तरी बंगाल में लखनौती है इधर, और यहाँ पे ये इसको कर लेता है। और जो ये पूरा बंगाल का जितना क्षेत्र है ये वाला, ये इस पूरे क्षेत्र को 2 भागों में बांट देता है, उत्तर और दक्षिण भाग।
उत्तर और दक्षिण पूर्वी भाग में बांट देता है। तो इतना जो इस क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र उत्तर उत्तर का जो क्षेत्र है, ये नासिरुद्दीन को दे देता है। नासिरुद्दीन को पेशकश शासक के रूप में वहाँ पे नियुक्त करता है। अब ये पेशकश शासक कुछ नहीं है, पेशकश शासक जो है वो केवल ये है कि अब वो दिल्ली के नाम से या दिल्ली के संयुक्त उसमें शासन करेगा, और अपना शासन वो जो है वो स्वतंत्र रूप से कर रहा है, लेकिन बस खाली दिल्ली को अपने ऊपर समझेगा। और बाकी का जितना हिस्सा है, जो जितना ये हिस्सा है बंगाल का, जितना दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है जो बंगाल का, ये दिल्ली में इसको विलित कर लेता है, और तातार खां इसका एक अध्यक्ष है, उसको वहाँ पे नियुक्त करता है और इसको दिल्ली के अधीन कर लेता है। तो इस तरह से बंगाल जो है अब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया है। अब ये जो पूरा मानचित्र है ये तुगलक वंश का ही है। अभी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत का क्षेत्र है पूरा, और ये सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहेगा। तो अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि देवगिरी से लेके और वारंगल और इतना हिस्सा, ये पूरा उड़ीसा का कुछ अगर भाग छोड़ दें तो ये पूरा हिस्सा जो है सल्तनत के अधीन आ गया है। इसके बाद तिरहुत का अभियान होता है। अब ये बंगाल से जब लौट रहा है, ये बंगाल है आपका, बंगाल से जब ये लौट रहा है दिल्ली की तरफ, यहाँ पे दिल्ली है, जब ये दिल्ली की तरफ लौट रहा है तो तिरहुत एक जगह है यहाँ पे उत्तरी बिहार में। तो ये वापस लौटते समय, जिसको हम मिथिला बोलते हैं, मिथिला पे ये आक्रमण करता है। यहाँ का हिंदू शासक है हरि सिंह देव, ये जंगल में भाग जाता है, और यहाँ पे उत्तरी बिहार में ये अहमद खां को नियुक्त करता है। उत्तरी बिहार को सल्तनत के अधीन यहाँ से ले आया जाता है। अब गयासुद्दीन तुगलक का अंत देखते हैं कुछ किस तरह से होता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये बंगाल से जब वापस आ रहा है, दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो दिल्ली के पास यहाँ पे कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है अफ़गानपुर। अफ़गानपुर में उसका स्वागत आयोजित किया जाता है, जो कि इसका बड़ा बेटा है जौना खां, वो इसका स्वागत आयोजित करता है। और जौना खां के ही आदेश पे अहमद अय्याज, जो कि मीरे इमारत है, मीरे इमारत मतलब जो इमारत बनाने का जो अधिकारी है, उसके नियंत्रण में एक मंडप निर्माण करवाता है। मतलब एक मंडप बनाता है जहाँ पे उसका स्वागत किया जाएगा, उसको बिठाया जाएगा। और किसी कारण से जब वो सुल्तान वहाँ पे बैठता है तो किसी कारणवश लकड़ी का मंडप गिर जाता है, और गिरने से सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1325 में। तो इसके ऊपर जो इसकी ये जो घटना हुई है और जो मृत्यु हो जाती है, उस पर बर्नी और फरिश्ता इसको, इस दुर्घटना को मानते हैं कि ये दुर्घटना की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन इसामी और इब्न बटूटा इसको मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश बताते हैं, और उनको लगता है कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब निज़ामुद्दीन औलिया से इनका विवाद होता है और ये दिल्ली वापस पहुंच नहीं पाते, निज़ामुद्दीन औलिया उससे पहले बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, तो जितना भी सूफ़ी संत का जो साहित्य है, जिसको मलफुजात बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, तो जो मलफुजात हैं उसके अनुसार गियासुद्दीन की मृत्यु का कारण सुल्तान द्वारा शेख निज़ामुद्दीन औलिया को परेशान करना था। तो वो इस तरह से इसको दैवीय उससे मानते हैं। और जब यहया बिन अहमद सरहिंदी आएगा आगे मुबारक शाह के समय में, तो वो भी अपने ग्रंथ में लिखता है तारीख़ मुबारक शाही में कि भवन जो है वो दैवीय प्रकोप से गिर गया। तो इस तरह से इसकी जो मृत्यु है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद है, और कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि ये घटना थी या मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी। अब अंत में हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये नियमित नमाज पढ़ने और रोज़े रखने वाला पक्का मुसलमान था, किंतु उसने हिंदुओं को अपमानित करने या दरिद्र बनाने के लिए शरीयत की संकीर्ण व्याख्या को नहीं माना। संकीर्ण व्याख्या यानी कि जो नैरो उसका जो विश्लेषण है, नैरो एक्सप्लेनेशन है शरीयत का, उसको ये अस्वीकार कर देता है, और हिंदुओं को अपमानित करने या दरिद्र बनाने की जो नीति है उसको अनुसरण नहीं करता। अमीर खुसरो इसके बारे में कथन बोलता है, और ये कथन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि ज्ञान और चेतना से कहा जा सकता है कि वह अपने मुकुट के नीचे 100 पंडितों की बुद्धि रखता था। तो ऐसा हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सुल्तान दिल्ली का, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपने मुकुट के नीचे 100 पंडितों की बुद्धि रखता था, और ये हमको अमीर खुसरो बताते हैं। तो इसके बारे में ये परीक्षा में ये पंक्ति पूछी जा सकती है। आधुनिक इतिहासकार हैं के निज़ामी, उनका मानना है कि गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन के जो ढंग थे उनको नया अर्थ दिया, और उनमें जो
उनमें जो क्रूरता थी, जो क्रूरता की जो तेज धार थी, उस क्रूरता की तेज धार को निकालकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया। जिस तरह से उसने जो जैसे हमने देखा कि भू राजस्व में भी जो वृद्धि कर रहा है वो 1/10 से या 1/11 से ज़्यादा नहीं कर रहा है एक वर्ष में। और जो उसने जो क्रूरता की जो तेज धार थी उसको निकाल के उन जितने भी उसके जो सुधार थे, आर्थिक सुधार, उन्हीं को अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहा है, उसको स्थापित कर रहा है। चाहे वो सैन्य विभाग हो, चाहे वो डाक प्रणाली हो उसकी, चाहे बाजार व्यवस्था हो, और चाहे भू राजस्व प्रणाली हो। तो इनमें सब में वो उस तेज धार को हटा के उसको अधिक उपयोगी बना रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसकी प्रशासन है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। और इसी सुधार के आधार पे मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है आगे चल के। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको गियासुद्दीन तुगलक के बारे में सब समझ में आया होगा, और परीक्षा की दृष्टि से इससे बाहर आपसे प्रश्न जल्दी नहीं आएगा। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुने होंगे तो आप गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर पूछे गए किसी भी प्रश्न को अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं, चाहे वो MCQs हों, चाहे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, या स्टेट PCS में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी अगर आपको पूछा जाए कि मूल्यांकन करें या किस तरह से उसका जो शासन है वो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के बीच का है, किस तरह से मध्यवर्ती है, किस तरह से वो मध्य मार्ग का अनुसरण कर रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर और भी आगे लेक्चर जानने हैं, देखने हैं, नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हम आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा भी, उलुग खां यानी कि जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक आगे बनेगा, जो किस तरह से उसके समय में अभी गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है। हालांकि उस पर विवाद है कि उसने खुद साजिश करके इसको मारा, मृत्यु इसकी हुई, या फिर दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में।